Okay. Hello, everyone. Good evening. Good evening. हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे। ग्रेट टू सी ऑल। तो आज तो आपकी भाई मॉर्निंग में क्लास नहीं थी। आज मुझे बताओ कैसा रहा आपका दिन? ईमानदारी से बताओ। एक्टिव रहा, लेजी रहा, रेस्ट किया आपने? क्या आपको ये समझ आ रहा है कि क्लास रेगुलरली होना कितना जरूरी है? क्या रेस्ट करना भी जरूरी है थोड़ा? 9:30 बजे उठे? वाह। सब रिवाइज कर लिया? सेम लेक्चर रिपीट कर लिया? वाह। अच्छा, टुडे इज मंडे। कई लोगों को कॉलेज भी स्टार्ट हुआ होगा। फीवर हो गया? ओहो, नहीं भाई, ध्यान रखो अपना। आपके यहाँ पे टीचर्स ही हड़ताल पे हैं तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो डिस्कशन स्टार्ट करें। आ, हम जितने भी बेसिक टाइप के रिलेशन है सब डिस्कस कर चुके थे। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हायर ऑर्डर रिलेशन हमें डिस्कस करने हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस की बात करनी है। ट्रांजिटिव के बाद, आई एम सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करनी है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करनी है। चलिए, यही क्वेश्चन देखिए जो आपको नजर आ रहा है। होमवर्क किया होगा तो बड़ा फायदा होगा उसका आपको। लुक एट दिस क्वेश्चन। और मैं पोल चलाता हूँ, मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। मैंने आपसे बोला था ना मेरे पास टाइम बम है। आज मैं ढूंढ लाया टाइम बम को। ये 2.5 मिनट का टाइम बम मैंने सेट किया है। जैसे ही 2.5 मिनट होगा हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो कम टाइम है आपके पास। मेरे चक्कर में गलत क्लिक होने वाला था। नहीं भाई। चलिए अगले अगले क्वेश्चन से आवाज नहीं करूंगा। और बताइए। ये देखिए, इट लुक लाइक्स एप्पल। अभी जैसे ये टाइम पे पहुंचेगा, 0 होगा, तो ये फट जाएगा। यार यही मैं सोच रहा हूँ कि फटा क्यों नहीं। लगता है
फट गया। चलिए खैर खेल हमारा पूरा हुआ। क्या क्या परसेंटेजेस मिले हैं? 29%, 42%, 16%, 12%। इस पैटर्न पे अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था जहां पे पहले सिंपल एलिमेंट से पेयर बना रहा है, फिर पेयर्स को आपस में रिलेट कर रहा है। सेम आइडिया यहाँ पे है, सेम आइडिया यहाँ पर है। यहाँ पर कह रहा है ए बी, अब ये ट्रीटेड एज अ सिंगल एलिमेंट, कॉमा सी डी ट्रीटेड एज अनदर एलिमेंट। कह रहा है ये एक पेयर है जो रिलेशन से बिलोंग करेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू सी, बट साथ में एंड है कि और है। नाउ दैट मेक्स द थिंग इंटरेस्टिंग, और है, और b इज लेस देन इक्वल टू d। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन होल्ड करेगी तो ये बात सेटिस्फाई करेगी। दो कंडीशंस आपके सामने है, पूछा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो अगेन फिर मैं आपसे वही बात करूंगा, एज फार एज रिफ्लेक्सिविटी इज कंसर्न, एज फार एज पीडीएफ इज कंसर्न, मुझे बताएं व्हाट शुड आई से। अगर मैं 5,1 चूज करूं तो क्या मैं कोई भी रैंडम एलिमेंट चूज कर सकता हूं? लेकिन अगेन रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में क्या होना चाहिए, मुझे बताओ। पीडीएफ नहीं यार, इसके चक्कर में एलिमेंट की बात कर रहा हूं। पहला और दूसरा आपस में सेम होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए कंडीशन मैच करेगी क्या? ऑब्वियसली 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, दोनों मैच करेंगी। तो मुझे बताया रिफ्लेक्सिविटी में बस एक ही ऑब्जर्वेशन दोबारा मुझे आपको समझाना है। एज फार एज द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इज कंसर्न, ये जो 5,1 5,1 है, क्या ये आपस में सेम होना जरूरी है? नहीं। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि ये दोनों पेयर तो आपस में सेम होना चाहिए, लेकिन ये पहले पेयर के जो दोनों एलिमेंट हैं 5 और 1, क्या इनका आपस में सेम होना जरूरी है? नहीं, इनका आपस में सेम होना जरूरी नहीं है ना। तो दैट इज हाउ यू कैन चेक रिफ्लेक्सिविटी। और समझ आ रहा है रिफ्लेक्सिविटी तो पक्का है। तो जो जो ऑप्शन बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी और डी, उनको तो हम बाहर कर सकते हैं। 16 प्लस 12, नाउ दैट बिकम्स 28। ये केस हो गया बाहर। मुझे बताएं इतनी बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आगे देख लेते हैं, आगे सोचते हैं। अगली चीज क्या है? ट्रांजिटिव। ओके, why can't we take 1 4 and 1 2 and 3 4? ओके, बट हम तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं ना, isn't it? रोहन जी, डू यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है? हाँ, तो फिर अब आप मुझे बताएं रिफ्लेक्सिविटी ए कॉमा ए पे चेक करोगे या ए कॉमा बी किसी भी रैंडम पेयर पे? तो 1 4 और 3 4 का आपस में कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो फिर रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करूंगा, है ना? अच्छा, अभी मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा था। कोई और वैल्यू आपसे पूछता हूं, लेट मी से ऐसा वैल्यू लेंगे जो एक बार रिलेट करे दूसरी बार रिलेट ना करे, बिकॉज किसी भी केस में एक बार फेल करने से हमें फेल मानना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस, मुझे बताएं क्या ये पेयर रिलेशन में है कि नहीं, बस इतना बताओ। मैं बताता हूं अभी, मुझे बताएं क्या ये पेयर रिलेशन में है कि नहीं। 4 7 5 2। अगेन देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करें इसको, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 और 7 इज लेस देन इक्वल टू 2। ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स बट दिस इज ट्रू, और दोनों तो ट्रू होना जरूरी था नहीं, तो ट्रू और फॉल्स का आप और भी करोगे तो भी आपको ट्रू ही मिलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? सो द स्टेटमेंट होल्ड्स गुड। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिविटी चेक करनी है तो 5,7 के साथ ही चेक करूंगा। लेट मी से 1,3। अभी बताओ क्या होगा? 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये चेक कर सकते हो क्या? Now 5 is less than equal to 1. Obviously this time the first condition false, but second condition true है। और फिर दोबारा ट्रू और फॉल्स का और करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। नाउ
पूरी प्रॉपर्टी चेक और ऑब्जर्व करने के बाद हमें समझ आ रहा है कि दोनों ये जो पेयर हैं, पेयर ऑफ पेयर बल्कि मुझे बोलना चाहिए, दोनों पेयर ऑफ पेयर बिलोंग करेंगे। तो अब इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या जनरेट होगा मुझे बताएं। you'll have 4 7 and 1 3, यही कहानी है ना। 4 7 से गए 5 2, 5 2 से गए 1 3, तो हमें मिला 4 7 से 1 3। अब मुझे बताएं क्या इस बार भी दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है, दोनों में से एटलीस्ट कोई एक। 4 इज लेस, माफ कीजिएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 और 7 is less than equal to 3. 4 is less than equal to 1, 7 is less than equal to 3. 4 is less than equal to 1, now this is false. 7 is less than equal to 3, this is false. और false का और करोगे तो रिजल्ट भी false ही होगा। बताएं बात समझ आ रही है क्या? So there we understand कि ट्रांजिटिव होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव होल्ड नहीं कर रहा है, so therefore ऑप्शन बी जो है वो जा रहा है करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए भी गड़बड़ है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये थोड़े से ट्रिकी केसेस हैं क्योंकि जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ आमतौर पे विजुअलाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर ये सिंपल पेयर नहीं बना रहा, जो एलिमेंट है वो भी अपने आप में पेयर है। कंडीशन आपके पास है कि बिलोंग करने के लिए कौन सा कंडीशन होल्ड करना चाहिए, उसी कंडीशन के हिसाब से हम देख रहे हैं। मुझे बताएं अभी बात समझ आ रही है क्या? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, इसके साथ समय बिताना पड़ेगा, तो टाइम विद टाइम यू विल हैव बेटर क्लैरिटी। रिफ्लेक्सिव ट्रू होने के लिए हर बार रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव, देखिए आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव ट्रू होने के लिए हर बार रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना। हर पॉसिबल पेयर जो रिफ्लेक्सिव पेयर है वो बिलोंग करना चाहिए, ये मतलब है। हमने क्या समझा रिफ्लेक्सिविटी का डेफिनेशन? वो सारे एलिमेंट ए जो सेट मान लीजिए कैपिटल ए में बिलोंग कर रहे हैं, नाउ ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन, तो हर पॉसिबल वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए कि ए कॉमा ए रिलेशन में हो। जो बेसिक डेफिनेशन है देखिए वो तो आपको समझनी पड़ेगी, वो आपको रिवाइज भी करनी पड़ेगी, वरना नहीं होल्ड कर पाएंगे। क्लियर अभी ये क्वेश्चन सभी को? ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। इसको जरा एक बार ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। लेकिन 1 3 लेकिन 1 2 और 1 3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मुझे बताएं फिर, रिफ्रेश करो शाम। हाँ सम्यक, 1 2 1 3 रिफ्लेक्सिव नहीं है तो कंफ्यूजन क्या है? मुझे बताएं, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहता है तो क्या उसके अंदर सिर्फ रिफ्लेक्सिव पेयर ही हो सकते हैं कि उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? ये बताओ मुझे। फॉर अ रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, क्या उसके अंदर सिर्फ रिफ्लेक्सिव पेयर ही हो सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आपके मुझे एक डाउट है, कोई भी कंडीशन रिफ्लेक्सिव ट्रू होने के लिए कोई एक ट्रू हो तो रिफ्लेक्सिव होगा, या we have to check on all possible value, because if we take 1 2 and 3 4 it is not satisfying, but 2 2 and 3 3 is satisfying। रोहन, इस बात का मतलब समझ आया ये है कि आपको इस क्वेश्चन में ना, क्या बोलूं मैं, ना तो शायद आपको रिफ्लेक्सिविटी समझ आई, ना आपको ये क्वेश्चन ही समझ आया, बिकॉज जब दोनों एग्जाम्पल लिए, दोनों फर्जी एग्जाम्पल लिए हैं आपने। कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन के बाद एक बार और कोशिश कर सकता हूं। मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है और रिफ्लेक्सिविटी में भी कंफ्यूजन है।
सर इफ एक भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना। पहले तो भाई मैं दोबारा टोक रहा हूं, आप जैसे लिख रहे हैं ना, आप गलत लिख रहे हैं। अब मैं तो समझ रहा हूं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बट कहीं और लिखेंगे तो कोई पूछ पकड़ लेगा कि क्या लिख रहे हो ये। आप लिख रहे हो कोई एक भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना। क्या मतलब इस बात का? आपको लिखना है कि अगर एक भी रिफ्लेक्सिव पेयर जो बाय रूल होना चाहिए था, अगर वो रिलेशन में नहीं है तो फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। हाँ, ये बात ठीक है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा रिफ्लेक्सिव पेयर बता पा रहे हो कि जो डायगोनल पेयर, रिफ्लेक्सिव पेयर, कुछ भी बोल सकते हैं, जो होना चाहिए था बट नहीं हुआ? आप बताओ कोई भी एक ऐसा पेयर जो होना चाहिए था बट नहीं है रिफ्लेक्सिविटी के लिए। रुक जाओ भाई साहब, आप अभी तो यही नहीं हैंडल हो रहा, जो था उसमें चेंज करेंगे तो यहाँ फायरिंग हो जाएगी। देखिए जैसा मैंने वैसे बोला भी था, गेट के अंदर दे डोंट आस्क क्वेश्चन ऑन क्लोजर्स, इजंट इट? बट यहां पर जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो रिलेशन वो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, और इसके बाद क्लोजर कैसे निकालते हैं वो हमने समझा भी था, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, मैं एक बार चेक करता हूं, जो लोग नहीं प्रोसीड कर पा रहे होंगे या नहीं समझ रहा स्टार्ट कैसे करें, एक बार देखते हैं। 30% आर सेइंग ए, 12% आर सेइंग बी, 49% आर सेइंग सी और 9% आर सेइंग डी। बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए कि आपने डेफिनेशंस तक सही से नहीं पढ़ी, बस इतनी सी बात है। आपको कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हो सकता है, रिफ्लेक्सिविटी में भला कैसे कंफ्यूजन है मुझे बताओ ना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे लगभग 4 घंटे मैंने खर्च किए सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस बताने में। ये काम 1.5-2 घंटे में भी हो सकता था, बट विद एवरी रिलेशन आई टेक टाइम, आई ऑब्जर्व इट, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराया है, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन एनालाइज कराए हैं। अगर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं बोल सकता हूं कि आपकी तरफ से प्रयास में कमी है। उसको आप दुरुस्त करो, दोबारा रिवीजन करो, फिर ऑब्जर्व करो लेक्चर, फिर दोबारा सुनो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने एफर्ट के बाद भी आपको रिफ्लेक्सिविटी डेफिनेशन नहीं समझ आ रही? इजंट इट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए पहले ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। अब यहां पर ये जो इसने दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, हालांकि हमारे पास एलिमेंट नहीं है, हम एक बार दोबारा से समझ लेने की कोशिश करते हैं। क्या किसी भी रिलेशन को हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जानते हैं? बताओ यस और नो। जो लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं समझे, उसने बोला द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए हुज रिलेशन मैट्रिक्स इज दिस। अब अगेन देखिए, हर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में आपको पहले से पढ़ाया जाए तब, ताकि जब क्वेश्चन आप एकदम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लें, जरूरी नहीं है। ये फॉर्मेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या पहले हमने नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है? ट्रांजिटिव क्लोजर निकालते हुए हमने ऑब्जर्व किया था इसको। यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिए आसानी के लिए, फिर भी कंफ्यूजन है। मैं मान लो अपने मन से 3 एलिमेंट, क्या प्रॉब्लम है? लीजिए मैं मान लेता हूं, लेट मी टेक 3 एलिमेंट्स एबीसी एबीसी, और यहां देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा वैल्यू हमने रख लिया है ना। अब मैंने आपको क्या सिखाया था क्लोजर कैसे निकालते हैं? पहला रो किसके लिए बनाते हैं? कॉलम के लिए, उसके बाद रो के लिए, रिमेंबर। और हमारे पास कितने ओवरऑल मैट्रिक्स? 3x3 सिस्टम। मैं वही पूरी प्रोसेस यहां रिपीट करूंगा। अब आप मुझे बताएं फर्स्ट कॉलम में कहां कहां पर 1 है? सी में, सेकंड कॉलम में ए पर, और थर्ड कॉलम में बी पर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? कॉलम बाय कॉलम में चल रहा हूं, सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। पहले मैं सी पे, यहां पर ए पर, यहां पे। अच्छा, एक वैल्यू मिस तो नहीं हुआ? 1 1 1 यही है, ठीक है। रो में बताइए, यहां पर बी में है, इधर सेकंड रो में कहां कहां पर है? सी पे है और इधर ए पे है। इतना करने के बाद हमने सीखा था हम क्या करते हैं बताओ? हम रो का कॉलम से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कॉलम का रो से, माफ कीजिएगा। तो आपको क्या पेयर मिलेगा? आपको सी बी मिलेगा, आपको ए सी मिलेगा और आपको बी ए मिलेगा।
है ना। अब क्या करना है, जरा जाके चेक करिए क्या ये सब वैल्यूज आपके पास हैं। सी बी पर 1 नहीं है, सी बी पे 1 है क्या, सी बी पर 1 नहीं है, तो अब यहां पर 1 लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ रहे हैं, ये पेयर मिसिंग है। ए सी पर भी 1 नहीं है, ये भी मिसिंग है, इधर भी 1 लगाना पड़ेगा। उसके बाद बी ए, वाह, जितने वैल्यू मिले किसी पर भी 1 नहीं है, फिर दोबारा पेयर लगाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे हमारा काम तो ये बताना था कि क्लोजर ट्रांजिटिव है कि नहीं, बट अगर आपको याद हो, अब ये क्लोजर हम कब तक निकालते रहते हैं, हम तब तक कंप्यूट करते हैं जब तक, वेरी गुड, जब तक दो कंजिक्यूटिव इटरेशन का रिजल्ट सेम ना आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर एक बार इन नए 1 के साथ ये पूरी प्रोसेस रिपीट करूंगा। तो अगेन लेट मी टेक 2 rows, 1 फॉर कॉलम एंड 1 फॉर रो, एंड लेट मी राइट 1 2 3। फिर मैं ऑब्जर्व करता हूं पहले कॉलम में कहां कहां पर 1 है, इस बार बी और सी पर। सेकंड कॉलम में इस बार, माफ कीजिएगा, इस बार ए पे और सी पे, और थर्ड कॉलम में ए पर और बी पर। रो वाइज चलूं तो बी सी पे, इधर ए सी पे, जहां कुछ कंफ्यूजन गलती हो बताइएगा, और लास्ट में चले तो ए बी पर। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, यहाँ पर आपको बी बी मिलेगा, बी सी मिलेगा, सी बी मिलेगा, सी सी मिलेगा। अच्छा, हर जगह सेम सेम पेयर आया है, तो इधर आपको ए ए मिलेगा, ए सी मिलेगा, सी ए मिलेगा, सी सी, एंड इधर ए बी, ए बी, एंड देन बी एंड देन बी बी। अब दोबारा ऑब्जर्व करिए, जो दो पेयर मिसिंग है, ए भी हमारे पास आ गया, बी बी हमारे पास आ गया, सी सी हमारे पास आ गया, दैट विल बी ऑल। क्या इसके ज्यादा कहीं कुछ एलिमेंट हो सकता है, नहीं। तो टेक्निकली इससे ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नो अभी कितने भी बार आप सॉल्व कर लो, कोई नया पेयर जनरेट होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी काइंड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी। अब एक बार जरा पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, समझिए और मुझे बताइए कि क्या आपको बात समझ आ रही है क्या। जी हाँ, जब तक नए पेयर मिलते जाए करते रहना है। हाँ भाई, एक पूरा प्रोसेस ठंडे दिमाग से तसल्ली से बैठ के ऑब्जर्व करो, फिर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हाउ टू नो व्हेन टू इटरेट अगेन, वी मस्ट कीप ऑन द इटरेशन जब तक दो कंसेक्यूटिव इटरेशन में कोई नया एलिमेंट ऐड होना बंद ना हो जाए। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे पता है कि मुझे फर्दर इटरेट नहीं करना। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं, या शायद आप लोग कंफ्यूज है, दो आइडिया को मिक्स कर रहे हैं। मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। पहले जब हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मुझे बताएं। पहले जब हमने इस मेथड को यूज किया था, ट्रांजिटिव क्लोजर वाला वॉशल एल्गोरिथम जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था। वेरी गुड सुधांशु, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। यस, तो वहां पे इटरेशन करने का कोई सवाल ही नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर पहले केस में कोई मिसिंग मिला तो मैं बोल दूंगा भाई ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मिसिंग कोई नहीं मिला, जितने हैं वो सबके सब मेरे पास है, तो बोल दूंगा ट्रांजिटिव है। वहां पर मुझे ट्रांजिटिव क्लोजर नहीं निकालना था। क्या बात समझ रहे हैं आप। तो वहां पर इटरेशन बाय इटरेशन आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। बट ये जो क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। इस बार क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ट्रांजिटिव क्लोजर निकालो। तब ट्रांजिटिव क्लोजर का फंडामेंटल मेथड तो सेम है, लेकिन जो बात वहां हमने आधी छोड़ दी, उसे यहां पर हम पूरी कर रहे और कर ये रहे हैं कि भाई जो नए एलिमेंट मिले उनके साथ छोड़ नहीं देना है, उनको ऐड करना है, फिर दोबारा प्रोसेस रिपीट करना, तब तक करते रहना है जब तक नए एलिमेंट ऐड होने बंद ना हो जाए, यानी कि दो कंसेक्यूटिव इटरेशन का रिजल्ट सेम ना आ जाए। जब नए एलिमेंट ऐड होने बंद हो जाएंगे, इसके लिए कहानी आपकी खत्म हो गई। देखिए, अब एक बार सोचिए, इस बात को समझ पा रहे हैं क्या।
क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? अच्छा, मैं एक बार दोबारा पहले वाले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए, एक बात समझिए, मुझे बताएं अभी जिसके मन में जो भी डाउट है एक बार लिखें आप दोबारा, क्या कंफ्यूजन है रह गया इसमें। और मैं एक पोल और चला लेता हूं, छोटा पोल। मुझे बताइएगा, ट्रू मतलब क्लियर और फॉल्स मतलब डाउट। ट्रू मतलब क्लियर और फॉल्स मतलब डाउट। ओके, लगभग 1/4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कोई ना कोई डाउट या कंफ्यूजन है। एक बात समझिए, पहले तो थोड़ा सा ना अपने आप को पहले तो क्रिएटिव होना है। अब मान लीजिए यहां पर 2 बार इस्तेमाल हुआ, 2 स्टैंडर्ड टर्म का इस्तेमाल हुआ। एक टर्म क्या है, रिफ्लेक्सिव है, और दूसरा ट्रांजिटिव। तो जाओ बार बार, और जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है रिफ्लेक्सिव की और ट्रांजिटिव की, पहले उस बात को जाके चेक करो, उस बात को समझो कि यार वहां जो हमने सोचा था वो बात होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जो सेकंड पॉइंट मैं आंसर कर रहा हूं, यहां पर दोबारा मैं इस आर्ग्यूमेंट को कर सकता हूं। हालांकि एक पहले क्वेश्चन में इस बात को ऑब्जर्व किया है, जब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, इस तरह से यू कैन गो अप टिल इंफिनिटी। यस, लेकिन यहां पर ये इसको ओरिजिनल सेट नहीं मान रहा। ये क्या कर रहा है, ये अपने हिसाब से कुछ भी पॉसिबल पेयर जनरेट कर रहा है। वो कोई भी पॉसिबल पेयर हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 1,2, और ऐसा करके बहुत आगे तक जा रहे हैं। फिर मान लीजिए 2,1 2,2 2,3, ऐसे करके बहुत आगे तक जा रहे हैं। और ये सबके सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। फॉलो कर पा रहे हैं? मान लीजिए नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, तो 1 1 से लेके इंफिनिटी तक 1 1 1 2 1 3 1 4, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे इंफिनिटी तक ये कहानी चल रही है। और अब ऊपर वाले को तो मैं भूल जाता हूं, क्योंकि इसी को ही ओरिजिनल सेट मान के चल रहा है। मान लो कि अब अगर मैं आपसे पूछूं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा? अब पेयर का पेयर से रिलेशन होगा ना, इजंट इट? तो मान लीजिए अब पहला क्या बनेगा, अब मैं इसको एज एलिमेंट ट्रीट करूंगा। तो 1 1 एक एलिमेंट, मान लीजिए उसका रिलेशन हम कर रहे हैं 1 2 से, नाउ दैट इज पॉसिबल 1 पेयर। फिर मान लीजिए 1 1 अगेन होगा, उसका हम रिलेशन कर रहे हैं 1 3 से, नाउ दैट इज पॉसिबल 1 पेयर। इस तरह करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे और कितने कॉम्प्लेक्स, कुछ भी मैं रैंडम लिख देता हूं, कितने सारे और कितने कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? जो हमारे पास सेट है वो अपने आप में पेयर का सेट है। यस, और उसका इस्तेमाल करके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। अब इस बेस पे हम बना रहे हैं रिलेशन, और आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन बोलते हैं, ये तो पता है हमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं, ये जानते हैं हम। ओके, तो अब इसमें ये क्या चेंज कर रहा है, या इसमें क्या कंडीशन लगा रहा है? अब कह रहा है कि हर कोई रिलेशन में नहीं आएगा भाई। रिलेशन में वो ए बी कॉमा सी डी आएगा लाइक दिस, जहां पर या तो ए सी से कम हो, या फिर और बी जो है वो डी से कम हो। ये कंडीशन है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करना चाहिए, या तो ए सी से कम हो या तो बी डी से कम हो, है ना? अब अगेन जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए किसी ने लिखा 1 2 1 3, और फिर शायद लिखा था 2 2 और 2 3 3 3, अगर मुझे सही याद है तो। सबसे पहले मुझे तकलीफ किस बात की है कि कंडीशन चेक करनी नहीं आ रही है आपको। जब कंडीशन गलत तरीके से इमेजिन करेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना। जब कोई भी आप रिलेशन लेते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है? ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन। किसी भी पेयर का जो पहला और जो दूसरा एलिमेंट है वो आपस में सेम होना चाहिए। यस और नो? यस।
ये रिफ्लेक्सिविटी पढ़ी हमने, है ना। तब मुझे ये बताओ, ये कहां से आ गया? अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये ए है क्या? ये बताओ मुझे, क्या है ये? क्या कर रहे हो आप? फिर अगेन, अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये ए है क्या? ये आपस में सेम करने के लिए किसने बोला? आपको यही बात नहीं समझ आ रही? अब सोचो इस बात को। तो मुझे ये जो मैं पेयर बना रहा हूं, मुझे ये दोनों एलिमेंट आपस में सेम चाहिए, ये कहानी है। अच्छा, जहां तक बात है रिफ्लेक्सिविटी की, तो क्या हर किसी एलिमेंट पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? मुझे बताओ, हर किसी एलिमेंट पे। हाँ, ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिविटी की। अब मेरे पास तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स, आप कोई भी एलिमेंट चूज कर लो। आप मुझे बताओ कोई भी पेयर नेचुरल नंबर का, मैं रैंडम लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 42,271। आप चेक कर लो, क्या 42,271 एंड 42,271, क्योंकि मैं इनको आपस में सेम कर रहा हूं, दिस इज ए देन दिस इज ऑल्सो ए, क्या ये रिलेशन में होगा क्या? अगेन आप चेक करो, 42 इज लेस देन इक्वल टू 42 और 271 इज लेस देन इक्वल टू 270। हाँ होगा, और ऑब्वियसली हर वैल्यू अपने के लेस या बराबर तो होगी होगी। आप किसी वैल्यू पे चेक कर लो, वी आर वेरी श्योर कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। मुझे बताएं, बात समझ आ रही है क्या? है ना? अभी भी नहीं समझ आ रही तो फिर मैं वही बोलूंगा, क्लास के बाद दोबारा बैठो, इसके ऊपर चिंतन मनन करो। कई बार हो सकता है एक क्वेश्चन एक बार में नहीं आए, 2 बार में नहीं आए, फिर 2 दिन का ब्रेक लो, फिर 2 दिन के बाद दोबारा एक बार अटेम्प्ट करो, फिर नहीं समझ आए, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लो, फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा अटेम्प्ट करो। लेकिन कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूं, है ना। तो उस पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा, हर चीज पहली बार में ये जरूरी नहीं है। आप एफर्ट करते ना, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि वो इमेजिनेशन आपकी डेवलप हो, वो क्रिएटिविटी आपकी डेवलप हो। एक एग्जामिनर का काम है पहेलियां बुझाते रहना, हर बार कोई ना कोई नई चीज निकाल के लाना। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया, ठीक है। तो अब मुझे लगता है नई डेफिनेशन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसका नाम है, अच्छा एक सेकेंड, बिफोर आई गो टू दिस, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें ना, तो अगेन एक बात समझनी है, जैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, हर किसी में हमने नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की। यस, अगर आपने नोटिस किया स्पेसिफिकली, हमने ट्रांजिटिव में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पे तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। स्मॉलेस्ट कौन होगा मुझे बताओ? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन पॉसिबल? ऑब्वियसली इट इज 5। वेरी गुड। व्हाट इज द लार्जेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन पॉसिबल? इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रही बात नंबर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट ट्रांजिटिव रिलेशंस आर पॉसिबल, डू यू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स होता है या कितना कॉम्प्लेक्स होगा, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बिकॉज यू हैव अ मैट्रिक्स, अब कौन से 2 एलिमेंट हैं, उसके कॉम्बिनेशन पेयर पे क्या नेक्स्ट जनरेट होगा, तो इसको इवेल्युएट करना या इसका फॉर्मूला डिराइव करना, एक जनरलाइज फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू, है ना। और ऑब्वियसली यहां पर हम किसी चीज को रटना तो चाहते नहीं है। तो ये एक टेबल मैंने लिखा हुआ है जहां पर मैं मैक्सिमम गया हूं सिर्फ 4 तक, बिकॉज वैसे तो आज तक मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन के नंबर पूछने वाला कोई सवाल देखा नहीं। अगर कोई एग्जामिनर पूछता है कि अगर सेट के अंदर इतने एलिमेंट हैं, बताओ कितने ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, तो आपको क्या करना है बताओ? नहीं, टाइम में टीचर को थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, आपको उनके चरण छूने हैं और बस उनसे पूछना है, सर हमें तो नहीं पता, आप समझा दो कैसे होंगे, आप समझा दो कैसे होंगे। फिर वो आपसे क्षमा मांगेगा और बोलेगा भाव आवेश में आके, बदले की भावना से प्रेरित होके, बेटा मैंने तुमसे सवाल पूछा था, मेरी जाती जिंदगी में बहुत दुख थे,
पता तो मुझे भी नहीं है कैसे होंगे, है ना। जो चीज प्यार से हैंडल हो सकती है उस पर गुस्सा काहे करना है। तो मैं कह रहा हूं कि फिर भी देखिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको चुल पैदा हो जाए, नहीं सर ट्रांजिटिव ही सीखेंगे। तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, अब जाहिर सी बात है 2-3 तक तो अपन जा सकते हैं, 2 तक भी चलो टैबुलेट करके देख लेंगे, जो मैं आपको टेबल बाय टेबल टैबुलेशन करके दिखा रहा था, है ना, दैट आई कैन ट्राई। बट हाउ कैन आई जनरेट 3994 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हेन आई टेक सेट ऑफ साइज 4। सो फिर भी अगर आप रटना चाहें तो यहां तक रट सकते हैं, अगर डिराइव करना चाहें तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। अब अगर कोई मरना ही चाहता है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, नहीं। हमारे पड़ोस में पहले एक बच्चा रहता था, वो उसी तरह की अजीब धमकी थी, वो अपनी छत पे चढ़ जाता था, है ना, और अपनी दादी से कहता था या तो 5 रुपए दो वरना मैं कूद जाऊंगा। अजीब बेवकूफी है, आप समझ रहे हैं, लेवल समझ रहे हैं। तीसरी चौथी क्लास का बच्चा होगा, या तो 5 रुपए दो वरना मैं छत से कूद जाऊंगा। अच्छा दादी है बेचारी, कूदना थोड़ी उसे, बट दादी डर रही है कि यार ये कूद ना जाए। जंप, गिव मी 5 rupees otherwise I will jump from the roof of the house। तो खैर चलिए अब मैं आ जाता हूं दोबारा इक्विवेलेंस पे। ज्यादातर वो बच्चे जो बचपन में किसी, अब ऐसे केस स्टडी आपने पूरी नहीं देखी होंगी ना, लेकिन मैंने कुछ ट्रांजिशंस बीच में देखे हैं, जो बचपन में कुछ नहीं करते ना, या बचपन छोड़ो, आपके कॉलेज में, आप तो कॉलेज में पढ़ते हो, आपके कॉलेज में सबसे शैतान बच्चे कौन सी ब्रांच के हैं? लड़ाई मार धाड़, नेताबाजी, गुंडाई, हम हीरो हैं यहाँ के। अच्छा खैर, आमतौर पे सीएस वाले नहीं होते, ज्यादातर जो ये कोर ब्रांच होते हैं ना, सिविल, मैकेनिकल, इस टाइप का। मैं कुछ जनरलाइज नहीं हो रहा, सीएस वाले भी हो सकते हैं, बट मैं एक आमतौर पर अंदाजा आपको बता रहा हूं, है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो कॉलेज में ऐसे घूमते थे जैसे प्रधानमंत्री हैं ये देश के, इतनी टशन भाई, इतना गुस्सा, टीचर हाथ लगाने से घबरा रहा है, ये बवाल कॉलेज में। मतलब टीचर ने क्लास में कुछ बोल दिया तो बाहर चौराहे पे बस रोक ली कॉलेज की फैकल्टी, बाहर निकल मारेंगे तुझे, इस लेवल का, है ना। और पास आउट होने के बाद ना, मैं कुछ को तो पर्सनली जानता हूं, 15-15, 12-12 हजार रुपए में फैक्ट्री में धक्के खाते हैं, ये सच्चाई है इनकी। इन्हें नहीं मिलते 20,000, इन्हें 20,000 कौन देगा, सरकारी नौकरी का निकालने का दम इनमें है नहीं, ये 15-15 हजार में धक्के खाते हैं, ये इनके जीवन की सच्चाई है। बाकी अभी आप देख रहे हो, आप मेरी बात याद करके रखो, आप देख लो अपने चारों तरफ 10-20 लोग जो आपको बहुत बड़े जेम्स बॉन्ड लगते हो, बाद में देख लेना 5 साल के बाद क्या करेंगे। यस, अब कॉलेज में तो कुछ पढ़ा नहीं, जब करने का था तो कुछ किया नहीं। चार दिन और है उसके बाद दोबारा, अच्छा 4 दिन के बाद चंद्रमा सही स्थिति में आ जाएगा। अच्छा यूनिवर्सिटी एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं ये आप सभी को कह रहा हूं, ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक ब्रांच की बात नहीं है
अगर आप भविष्य में सही काम नहीं करेंगे तो उसका नतीजा आपको अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना पाप मिलेगा अगले जन्म में, ना ना ना, इसी जन्म में भुगतेंगे आप। चलिए अगला रिलेशन ऑब्जर्व करिए, ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, एक एक बहुत अच्छा जोक है बट लॉजिकल है कि पहले होता ना, मतलब ऐसा बोलते थे ना कि लाइक आप जो भी पाप पुण्य करोगे ऊपर जाओगे, भगवान वही खाता लेके बैठा है, पूरा हिसाब बनेगा आपका, इजंट इट। फिर वो बैठेगा क्या, मतलब किसी भी धर्म में ये समझाते हैं बाद में आपका हिसाब लगेगा और फिर आपको अलग अलग चीजें हैं, आपको कढ़ाई में पका सकते हैं, आपको तीर कमान मारेंगे, कुछ कुछ आपको सजाए देंगे। लेकिन नाउ यू डोंट रियलाइज दैट अभी भगवान के पास भी लैपटॉप होगा, इजंट इट। तो बस एंटर मारेगा, तुरंत ट्रांजैक्शन पता लग जाएगा कि भाई ये रिजल्ट है। कहां वो एक एक एंट्री मैच करेगा बैठ के, उस दिन क्या किया, आज क्या किया। यस, पनिशमेंट। सो बस एक एंटर मारेगा, फाइनल स्टेटस तुरंत, रोज का रोज अपडेट डेटाबेस, क्या टेंशन है। हमारे कॉलेज में तो फोन्स भी अलाउ नहीं होते, नेता कैसे बनेंगे। ये भी मुझे जाहिल लोग लगते हैं जो इस तरह के कॉलेज चला रहे हैं ना। बीटेक में बच्चे पढ़ रहे हैं, फोन अलाउड नहीं है, बस स्कूल चला रहे हो क्या। देखो, प्रकृति का नियम है सिलेक्शन व एलिमिनेशन। मुझे नहीं लगता बीटेक के कॉलेज में बच्चे के साथ जबरदस्ती होनी चाहिए। भाई तू बाहर में जा, फीस टाइम पे भरता रहे, बात खत्म। बाहर नहीं पढ़ना, बाहर क्यों क्यों कह रहे हो, अटेंडेंस चाहिए, बाहर जा। तेरे में दम होगा तो पास हो जाइए, नहीं तो नहीं, बात खत्म। हम क्यों जबरदस्ती करें भाई। इसीलिए इसलिए जो कॉलेज के लेक्चर रूम होते हैं ना, उनमें 2 गेट होते हैं, एक नहीं 2 गेट होते हैं। पीछे से आओ, पीछे से दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी। अब इन लोगों ने भी स्कूल बना दिया है। खैर, आप समझ रहे हैं ना, कॉलेज में आके बच्चे की पिटाई स्कूल तक होती है, टीचर स्कूल तक जबरदस्ती करता है, कॉलेज में आके नहीं करता। मगर हमें लगता है वो अपना भला बुरा जानता है, उसने कुछ प्लान बना रखा होगा, हम क्यों मेहनत करें। जा भाई जा, नहीं पढ़ना, थोड़े दिन में समझ आ जानी है तुझे। चलिए इधर आइए, अब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करता हूं। तो सिंपल सी बात ही है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई नया कंडीशन, कोई नई फॉर्मूला है क्या, नहीं, कुछ भी नया नहीं है। 3 रिलेशन जो आपने अलग अलग पढ़े हैं, उन तीनों को एक साथ टेस्ट करने की बात है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, बताओ कब। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन एक साथ हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या ये बात याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये तो याद ही रखनी पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों कंडीशन एक, अच्छा, इससे ऑब्वियसली आपको जो पुरानी कंडीशन उस पर भी दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी तो हम बोलेंगे रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, थोड़ा सा इस पे हाथ आजमा के देखते हैं। डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं आपसे पहचान, ये चलो एक डायरेक्ट वैल्यू पहचानोगे। ये देखो, बड़ा रिसेंट क्वेश्चन है, गेट कह रहा हूँ, नेट में पूछा है, 2018 में 2 नंबर में क्वेश्चन आया था। जरा एक बार ऑब्जर्व करें, बताएं आंसर क्या है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वैसे गलती करिएगा मत। अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो फिर पहचानने में कैसी गलती भला। अब जाके तो थोड़ा मुझे वार्म अप हुआ है। ये नेट एग्जाम किसके लिए है,
नेट एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आप भारत के किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच। भारत, नॉट हार्वर्ड, इंडिया, इंडिया। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हर बार 100 बच्चे बैठते हैं तो नेट वाले बड़े क्लियर हैं, जो टॉप 6% होते हैं सिर्फ वही पास होते हैं। तो एवरी ईयर 94% of the student fails to get a net clarification, only top 6% pass. So this is not that easy, यानी कि पेपर अगर आसान भी होता है तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। पासिंग मार्क्स ऑन एन एवरेज थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, मान के चलिए लगभग 65% पासिंग मार्क्स होता है, लगभग। कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट अगर आपको पास होना है तो 100 में से 65 आपको लाना होगा। फेयर। और ये जो यानी कि आप मान लीजिए अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो 1000 में से कितने होंगे भाई? सिर्फ 60 स्टूडेंट होंगे जो पास होंगे, बाकी सब फेल हो जाएंगे। और इसमें से 1%, हार्डली इसमें से एक बच्चा होगा जो जेआरएफ पास करता है। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पे जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको, अभी कितना हो गया, आई थिंक 28,000 35,000 समथिंग, स्टार्टिंग में 30,000 आई थिंक फर्स्ट 2 ईयर, उसके बाद शायद बढ़ा देते हैं आई थिंक 40,000। इतना पैसा पढ़ने के लिए देती है कि बेटा तनख्वाह हमसे लो, तुम पढ़ो। इंडियन मल्टीनेशनल में जॉब करके इतना ही कमाओगे ना, तो ये तनख्वाह हम दे रहे हैं, तुम पढ़ाई करो। बट फॉर दैट यू हैव टू क्लियर जेआरएफ एंड इट्स क्वाइट टफ। लास्ट टाइम हमारी क्लास से कम 6-7 बच्चों ने जेआरएफ क्लियर किया है हमारे बैच से। सौरभ, मीनाक्षी, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। पीएचडी करते करते जॉब कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं। जी हाँ, गेट के बाद भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, गेट के बाद नहीं कर सकते, आप बीटेक के बाद पहले मास्टर्स तो करेंगे ना। इस एग्जाम को देने के लिए मास्टर्स होना जरूरी है। आप लोग एलिजिबल नहीं है नेट लिखने के लिए। फर्स्ट यू हैव टू हैव मास्टर डिग्री, एमटेक होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, लाइक दिस। नॉट एनरोलमेंट, यू हैव टू बी इन फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में हो तो एलिजिबल है, फाइनल ईयर और पास आउट। चलिए खैर, इधर आइए। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आई थिंक जेआरएफ के लिए 28 ईयर्स है, आई एम नॉट श्योर। फॉर जेआरएफ 28 ईयर इज द अपर लिमिट, नेट के लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, जो इंटीग्रेटेड कर रहे हैं दे कैन गिव इन फाइनल ईयर। दोज हु आर डूइंग इंटीग्रेटेड, वो शायद टोटल 5 साल का हो जाता है, तो फाइनल ईयर में आप दे सकते हो। चलिए खैर, अभी ये अलग मसला है, दोबारा जरा जाते हैं। यहाँ पे बात थी इक्विवेलेंस की। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी था। 0-0 के बाद मुझे 1-1 ही नहीं मिला। कैन यू सी दिस? 0-0 के बाद 1-1 ही नहीं मिला, तो ये कौन है बेशर्म लोग, बेहया लोग जो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस है? यहां पे तो सिमेट्री और ट्रांजिटिव जानने की जरूरत नहीं थी, रिफ्लेक्सिव देखना था सेकंड एलिमेंट पे। भाई पिस्टल आने वाली है मेरे ख्याल से, कल या परसों में आ जाएगी, फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को। बट खैर, इसको बाहर कर दूं। जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो ट्रांजिटिव कैसे होगा? अच्छा, इसे देखिए,
ये बेचारा सिर्फ एक ही काम किया इसने, ये बालक क्या बना, ये बालक रिफ्लेक्सिव बना। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक भी है? हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव अपने ही सिमेट्री होते हैं और उसके अलावा कोई सिमेट्री पेयर यहां था नहीं, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी है। क्या ये ट्रांजिटिव भी है? ट्रांजिटिव, हाँ ये ट्रांजिटिव भी है, बिकॉज हमने समझा है ट्रांजिटिविटी के केस में भी कंडीशन ही कंडीशनल है, इजंट इट? तो जब तक ए बी और बी सी ना मिले तब तक ए सी नहीं ढूंढना है। यहाँ पे इस तरह का पेयर जनरेट नहीं होगा, इस पे तो कल अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने की थी। रही बात सी की 0 0 है, 1 1 आई थिंक इसमें भी नहीं है। ये 4% लोग भी इसी बिरादरी के हैं, और 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, यहाँ पर 3 3 नहीं है, ये 1% भी यही है। बाकी तीनों तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, इजंट इट? तो बहुत साधारण, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था। अच्छा माफ कीजिएगा, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 नहीं है, करेक्ट, ठीक है। तो इक्विवेलेंस का डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जरा एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन अभी बहुत करेंगे, डोंट वरी, बट यहाँ पर अगेन प्रैक्टिस थोड़ी करानी है आपको, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को तकलीफ आ रही है। पेयर भी खुद जनरेट करो भाई। आपको बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, whether this relation is equivalence or not. हाँ भाई, हर्ष कह रहे हैं ये तो रिफ्लेक्सिव ही फेल हो जाएगा। ओके, हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, कुछ लोग कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप ऑब्जर्व करें अपने हिसाब से। चलिए जरा, 82% लोगों ने बोला है ट्रू और 18% लोगों ने बोला है फॉल्स। पहले तो जरा इसको ऑब्जेक्टिव समझिए कैसे बोल रहा है। इसने बोला है ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आप ले सकते हो, इंटीजर का रेंज कहां से कहां चलता है, फ्रॉम -इन्फिनिटी, बीच में मिलेगा 0 टिल +इन्फिनिटी। कह रहा कोई भी a कॉमा b रिलेशन में होगा इफ एंड ओनली इफ a प्लस b इज इवन। अगर a प्लस बी इवन नंबर है तो रिलेशन में होगा, वरना नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, जहां तक बात रिफ्लेक्सिविटी की है, क्या 0,0 इज इवन नंबर? यस। 1 + 1 इवन नंबर, 2 + 2 इवन नंबर। अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से ऐड करोगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इवन है या ऑड है, बट सम जरूर इवन होगा, बिकॉज इवन लाइक ऑड प्लस ऑड भी इवन ही होता है। तो चाहे आप नीचे चले जाओ,
चाहे -1 -1 -2 -2 -3 -3 इवन ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा, बिकॉज हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट कर पा रहा है। क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट गिवन नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा, तभी बात समझ आएगी। रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब रही बात सिमेट्री की, तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं, क्या 4,6 रिलेशन में है? ये बताएं जरा। 4,6 हाँ है भाई। 4 + 6 = 10 विच इज इवन नंबर। तो मैथमेटिक्स में एडिशन तो कम्यूटेटिव है। अगर 4,6 है तो क्या 6,4 नहीं होगा? क्या वो भी होगा? वो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे, तो ये बात भी शायद आप फॉलो कर पा रहे हो अभी। यस। अच्छा, अब जरा मुझे ट्रांजिटिविटी का बता दीजिए। मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली सोचना पड़ेगा, हालांकि बड़ी सिंपल बात है। मान लेते हैं कि A, B और B, C दोनों रिलेशन में है। अब ये दोनों रिलेशन में, इसका मतलब एक ही है, या तो A और B दोनों इवन है या तो दोनों ऑड है। यस और नो? अब मान लेता हूं दोनों इवन है। लेट मी से A भी इवन है और B भी इवन है, लेकिन B तो कॉमन है, तो B अगर ऊपर इवन है तो इधर भी इवन है, और अगर B इधर इवन है और B + C रिजल्ट इवन है तो C भी इवन होगा। अब अगर C भी इवन है तो A और C भी रिलेशन में होंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए एक बार फॉलो कर पा रहे हैं क्या? कार्तिक किस जगह आपने Y लिखा? मैंने बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप एक से दूसरे स्टेटमेंट में चला गया। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। ओके, लेट मी गो वन बाय वन। आप मुझे बताओ, A + B = इवन, ये गिवन है या ये क्वेश्चन मार्क है? अच्छा एक सेकंड रुकिए जरा, ये तो बेसिक पे कंफ्यूज्ड है। कार्तिक कह रहे अगर 5,2 लेंगे अगर सिमेट्रिक में। कार्तिक मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, ये बताओ क्या 5 + 2 मिलके ऑड है या इवन है? 5 + 2 तो ऑड है, हमें क्या लेना है? ऑड लेना है कि इवन लेना है? हमें तो इवन लेना है। तो आप मुझे बताओ क्या 5,2 रिलेशन में होगा? ये बताओ जरा मुझे। नहीं होगा। तो मैं तो सिमेट्री की परिभाषा का फिर भी ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं जनाब अगर 5,2 नहीं होगा तो फिर 2,5 भी नहीं होगा। तो है तो सिमेट्री, प्रॉब्लम क्या है? सिमेट्री का मतलब भाई ये थोड़ी है कि हर पॉसिबल पेयर रखना ही है आपको। सिमेट्री तो खुद कंडीशनल कंडीशन है। सिमेट्री सिर्फ कहता है अगर ए बी है तो बी ए होगा, ए बी नहीं है तो बी ए नहीं होगा। और यहां पर अगर आपका ए बी ए मैच नहीं कर रहा तो फिर उसका रिवर्स साइड भी नहीं है। बताएं जरा, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? माधुरी कहने ट्रांजिटिव एक बार रिपीट कर दो। माधुरी आपने अभी कुछ दिन पहले हेड डेडिकेट किए किसी को? की है, किसको किया आपने बताओ? यस, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपका पूरा कमेंट भी पढ़ा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे याद है। चलिए मैं कर देता हूं। नाउ यू सी, A + B इज अ इवन नंबर। क्या ये हम पूछ रहे हैं, क्या ये हमें पता है? A + B इज इवन नंबर, ये अपने को पता है क्योंकि ये बोल रहा है ना, ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं। सिमिलरली B + C इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू इवन, ये पूछ रहे हैं कि ये भी अपने को पता है। प्लीज टेल मी दिस। We also know this that B + C is also even number. So both of ideas we understand. But what we do not know that individually whether A and B are even or not, because हो सकता है दोनों even हो सकता है दोनों odd हो, isn't it? We do not know individually whether A
एंड बी बोथ आर इवन और नॉट। नाउ मैं पॉसिबिलिटी देख सकता हूं, तो लेट मी हैव अ पॉसिबिलिटी। आई सपोज इफ b इज इक्वल्स टू इवन नंबर। नाउ यू टेल मी, अगर b इवन है तो क्या b दोनों जगह इवन होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि b तो सेम है। ऐसा तो नहीं है एक जगह इवन एक जगह ऑड होगा। अगर ऊपर इवन है तो नीचे भी इवन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल सम इवन है, बी इवन है, तो ए के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, उसको भी इवन होना ही पड़ेगा। इट इज लाइक अभी ग्राफ थ्योरी में थ्योरम पढ़ेंगे, हैंडशेकिंग थ्योरम, वहां भी इसी तरह का आर्ग्यूमेंट करते हैं। सिमिलरली रिजल्ट इज इवन, बी इज इवन, देन सी ऑल्सो डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, उसको भी इवन होना पड़ेगा। और अगर सी और ए दोनों इवन है तो फिर इवन प्लस इवन भी तो इवन ही होगा। आई एम वेरी मच श्योर कि ए प्लस सी भी इवन ही होगा। सो ए इज प्लस सी, ए कॉमा सी इज ऑल्सो इन द रिलेशन। दैट इज हाउ आई कैन प्रूव वेदर लाइक दैट इट इज ट्रांजिटिव। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, आप पूरा आइडिया चेंज कर लो। यू कैन इमेजिन दैट बी इज ऑड। उल्टा सोच लो आप। अब अगर बी ऑड है तो फिर ए और सी दोनों को ऑड होना पड़ेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर दोबारा वही बात है, अगर दोनों ऑड हैं तो भी उनका सम इवन होगा और तब भी वो रिलेशन में होंगे। यस और नो? यस। सो नाउ अगर मेरे को बात समझ आ रही है तो वी आर वेरी मच क्लियर। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। 82% ऑफ यू आर करेक्ट। अपनी प्रोफाइल में जाके डेडिकेट मोबाइल ऐप से होगी। अच्छा, हेड डेडिकेशन, मैं भी अपनी हेड डेडिकेट करूंगा, बट मेरे पास हैट है ही नहीं। मेरे पास हैट है ही नहीं। हैट तब मिलती है जब आप थोड़ा पढ़ते हैं, इजंट इट? मैं पढ़ा ही नहीं तो फिर मुझे हैट कहां से मिलेगी? मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, बट अगर मेरे पास हैट होती तो मैं राव सर को देता। लाइट वाला ग्लास डेडिकेट कर दो। चलो पहले इसका अगला क्वेश्चन बताओ जरा। व्हाट अबाउट दिस? यहां पर पूरी कहानी सेम है, यहां पर पूरी कहानी सेम है, बट क्या चेंज है? सिर्फ इवन की जगह ऑड कर दिया है। यहां पर पूरी कहानी सेम है, सिर्फ एक छोटा सा मामूली सा चेंज है कि भाई इवन की जगह इसने ऑड किया है। अब जरा आप इसको ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कैसे इसको टैकल करेंगे। देखिए, मैं सबके लिए रेफर नहीं कर सकता बिकॉज मैंने देखी नहीं है, बट आई नो, और वो मुझे कायदे से करना भी नहीं चाहिए। इजंट इट? आप देखो, एक बार ऑब्जर्व करो।
हाँ भाई लोगों, क्या समझ आ रहा है? 7% and 93%. Okay, so 7% are saying true and 93% of you are saying false. चलिए एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. ए कॉमा बी. अच्छा, वैसे ये बहुत आसान है बिकॉज ये पहली केस में बोल रहा है ऑड. तो आप मुझे बताओ इवन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? जब आप इंटीजर की बात कर रहे हैं, यू आर गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इजंट इट? और बीच में जीरो है, तब कैसे इसको हैंडल करेंगे? पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज 1,1 इज इक्वल्स टू 2, वो भी सम नहीं है. और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर भला आप ट्रांजिटिव तक कैसे, लाइक इक्विवेलेंस तक कैसे पहुंच गए? यहीं पे फेल हो जाएगा, इजंट इट? फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? तो नहीं काम करेगा. सो ऑब्वियसली 93% ऑफ यू आर करेक्ट. कभी सेट चेंज कर रहा है, कभी वैल्यू चेंज कर रहा है. ऑब्जर्वेशन आपको करना है. यहां देखो, इसकी पूरी बात बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर मुझे बताओ आंसर क्या होगा. ए कॉमा बी इफ, देखिए क्या कह रहा है, ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 ओवर अ सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर. इस बार इसने सेट भी चेंज कर दिया. इंस्टेड ऑफ इंटीजर अभी ये रेशनल नंबर की बात कर रहा है. हाँ भाई, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? नाउ लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले बात किया नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो जीरो तो हो नहीं सकता. अब आप मुझे बताओ, कंडीशन है ग्रेटर देन 0. अगर आप किसी भी, ओके, 84% ऑफ यू आर सेइंग ट्रू एंड 16% ऑफ यू आर सेइंग फॉल्स. अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, because we have to check it on a comma a, isn't it? a comma a must belong to relation. अगर रिफ्लेक्सिव की बात करनी है तो irrespective of the fact कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या रिजल्ट ग्रेटर देन 0 ही होगा? हाँ, क्योंकि अगर नंबर नेगेटिव भी हुआ तो अगेन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो, माइनस इंटू माइनस दोबारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. बताएं, देखें जरा, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? यस, ठीक है. तो बहुत आसान, बहुत सिस्टमेटिक है और ऑब्वियसली इसे करके हम डील कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. तो मुझे बताएं, रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें किसी को डाउट है क्या? आप किसी भी ए के साथ दूसरा ए रखें. मैं फिर भी एक एग्जांपल लिख देता हूं. अब -2/3 को जब -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन मिलेगा 4/9 विच इज अ नंबर ग्रेटर देन 0. सो इन एवरी पर्टिकुलर केस दिस इज गोइंग टू होल्ड. नाउ अबाउट सिमेट्री, मैं आपसे वही मैथमेटिकल सवाल पूछूंगा मल्टीप्लिकेशन का. अगर a डॉट बी का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा है तो क्या b डॉट a का प्रोडक्ट भी 0 से ज्यादा होगा? यस. मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेटर. इट डजंट मैटर कि आप किसको पहले और किसको बाद में रखो. ये बात समझ आ रही है क्या?
ओके, अगेन द लास्ट सिनेरियो, मेरे ख्याल से फिर वही लॉजिक, वही एनालॉजी लगाएंगे जो अभी इवन और ऑड पे लगा रहे थे. इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन and if BC belongs to relation, then the idea says that AC must also belongs to relation. And how it is true? अब again सोचिए, क्योंकि what should I say? Can I imagine that for some time B is a positive number? If B is a positive number, this B is also become positive, then A must be positive और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि रिजल्ट तो पॉजिटिव है ना. अब अगर ये A पॉजिटिव है तो इस C को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं. और अगर A और C दोनों पॉजिटिव है तो वो भी रिलेशन में हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बताएं जरा, ये बात समझ आ रही है क्या सभी को? सिमिलरली आप चाहो तो पॉजिटिव की वजह नेगेटिव मान लो. अगर बी नेगेटिव तो दोनों जगह नेगेटिव, अगर इधर नेगेटिव तो फिर इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. एंड इफ दिस ए इज नेगेटिव, दिस ए इज आल्सो नेगेटिव, एंड इफ बोथ आर नेगेटिव, अगेन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो नो मैटर हाउ यू ट्राई, अगेन यू विल एंड अप इसी बात पे आप एंड करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो फिर इक्विवेलेंस भी है. सो 84% लोग यहां पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं. मुझे बताएं, रिलेट कर पा रहे हैं क्या? तो अगेन थोड़े थोड़े डिफरेंट केसेस हैं, बट आपको ये बात समझ आएगी धीरे धीरे. इक्विवेलेंस की अपने आप में कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं, इजंट इट? अल्टीमेटली आपको इंडिविजुअल लेवल पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उन्हीं सब के ऊपर काम करना पड़ेगा. दैट इज इट. क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? बहुत अच्छे. तो अब जरा अगर ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं, अच्छा इसका एक लास्ट पार्ट और बचा यार, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका. एक ये पार्ट और बता दीजिए, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन. ए कॉमा बी रिलेशन में होगा कब? इफ ए माइनस बी मॉड, देखिएगा मॉड लगा हुआ इज लेस देन इक्वल टू 2. इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आमतौर पे, और हो भी रहा है. अगर आपने पहले से सॉल्व किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो भी जरा भाई इस बात को ऑब्जर्व करें, समझें, और मुझे बताएं कि कैसे आप रिजल्ट निकालेंगे. हाँ भाई बताइए, बात समझ आ रही है क्या? ओके, बहुत अच्छा कंफ्यूजन है. ट्रू आंसर किया है 42% ने, और फॉल्स आंसर किया है 58% ने. ठीक है, एक बात देखते हैं. देखिए पहली बात तो गौर करिएगा, सेट जो है वो कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर का है. यस. नाउ इफ आई गो वन बाय वन, रिफ्लेक्सिव, अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर से माइनस करें, 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3 and like this, क्या मिलेगा? Obviously result will be 0.
एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये बात होल्ड कर रही है? 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, हाँ होल्ड कर रहा है। तब इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव तो जनाब है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। आमतौर पर हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में ही कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, रही बात सिमेट्री की, हालांकि मैथमेटिक्स में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्या बात सही होती है कि गलत है? दिस डजंट होल्ड गुड, बट व्हाट अबाउट अगर हम दोनों तरफ मॉड लगा दे तो? नाउ दैट होल्ड्स, बिकॉज अब तो बात मैग्नीट्यूड की है, एब्सोल्यूट वैल्यू की है, साइन से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। बताएं बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर a माइनस बी 2 से कम है तो b माइनस ए भी 2 से या 2 से कम होगा, तो सिमेट्री होल्ड करेगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, तो दो फ्रंट पे तो क्लियर हो चुका है, आखिरी फ्रंट बचा है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव यहां थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, जैसे अगेन अगर बहुत बड़ी वैल्यू ना मैं यूज करूं, लेट मी आस्क यू 5,3, क्या ये रिलेशन में है? ऐसी वाली जिस पे विजुअलाइज करना आसान है, बिकॉज 5 - 3 जी हाँ रेफरेंस टू है, होल्ड करेगा। और अगर इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं 3,1, ये भी है, क्योंकि 3 और 1 का डिफरेंस जो है वो है 2, वो भी मैनेज हो जाएगा। बट अब जब ये दोनों मिलकर ट्रांजिटिव वेट जनरेट करेंगे, वो दोनों एक्यूमुलेट हो जाएगा, इजंट इट? नाउ दिस इज 5,1 एंड नाउ फॉर 5,1 द डिफरेंस बिकम्स 4, क्योंकि वो दोनों का ऐड हो गया, तो पहले का डिफरेंस 2, दूसरे का डिफरेंस भी 2। अब ये दोनों जब मिल जाएगा तो आई थिंक अब ये होल्ड नहीं करेगा। क्या 5,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा? सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को, isn't it? So this will not hold. So ultimately हमें मानना पड़ेगा this is false, it is not an equivalence relation। तो 42% जो थे, लगभग लगभग आधे लोग, वो मुझे मानना पड़ेगा कि शायद वो लास्ट केस में कहीं जाके कंफ्यूज हुए हैं। मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं कि अभी क्लियर है पॉइंट? कोई बात नहीं, जरा सिंपल अगर काउंटिंग की बात आपसे करूं, अभी तक मैंने नहीं की है, ये बताएंगे आंसर क्या होगा? मुझे एक बार ब्लॉक करना 5 मिनट के लिए, नहीं मैं ब्लॉक करना जानता हूं, मैं अनब्लॉक नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? मैं वो जादूगर हूं जिसने आधा जादू सीखा है। मैं आपको जादू से मुर्गी तो बना सकता हूं, लेकिन मुर्गी से दोबारा इंसान नहीं बना पाऊंगा। बताएं। रिफ्रेश करो भाई, आ जाएगा। रिफ्रेश करो एक बार। पोल क्यों नहीं आ रहा? अमान रिफ्रेश करो आप भी। अनअकैडमी नाम किसने सोचा? मैं बताता हूँ।
सोच तो मैं रहा था, बट चलिए पोल पहले खत्म हो गया, पहले इसको, इस मसले को हल कर लेते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड. Let S be a set of n elements and the number of ordered pair in the largest and the smallest equivalence relation is. तो सिंपल बात कर रहा है. आप मुझे बताओ इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो गया भाई. लार्जेस्ट में कितना होगा? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्विवेलेंस होगा? यस और नो? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्विवेलेंस होगा? हाँ होगा ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट रिफ्लेक्सिव है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिमेट्री है. अब आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ट्रांजिटिव भी है. तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो जी हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्विवेलेंस है. वो इक्विवेलेंस है तो यहाँ पे मौन रखना है, शांति रखना है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वालों के लिए, जिन्होंने कहा है कि मैक्सिमम जो है साहब वो भी n ही होगा, जबकि n स्क्वायर होगा. यस. अच्छा, रही बात डायगोनल की, तो मेरे ख्याल से बड़ी सिंपल अप्रोच. अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था नेट का 2018 वाला. क्या फाई रिफ्लेक्सिव होता है? क्या फाई रिफ्लेक्सिव होता है? कभी नहीं. तो ये जो 33% लोग हैं जिन्होंने स्मॉलेस्ट में 0 लगा दिया, जाहिर सी बात है इन्होंने फाई ही सोचा होगा. यस और नो? इनको तो मैं करंट लगाऊंगा, जैसे पिक्चर में दिखाता ना, लाइव वायर लेके ऐसा, ताकि थोड़ा जागे, जो पढ़ा है वो नहीं याद आए. हाउ कैन दे से that with zero element you can have a privilege of becoming an equivalence relation? फाई को काउंट करते तो 1 होता ना. आपको मैं करंट नहीं लगाऊंगा, कुछ और इससे भी ज्यादा दर्दनाक. बिकॉज जाहिर सी बात है, हम यहां पर सेट की बात कर रहे हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ. हम सेट के अंदर के एलिमेंट की बात कर रहे हैं. ये कह रहा है कि फाइव को काउंट कर लो, बट खैर कोई बात नहीं. निधि कह रही है स्मॉलेस्ट एन कैसे हुआ? भाई डायगोनल की बात की ना अभी मैंने, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं मुझे बताओ? एन एलिमेंट होता है. मान लीजिए एलियंस जो है ना, एलियंस हमला करें पृथ्वी पे और बोले कि या तो हम तुम्हें मार देंगे, हमारे पास इतने, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, या फिर हमें कम से कम 10-15 लोग दो, हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उनको लेके जाएंगे. सबसे पहले मैं कहूंगा कि सर मोदी जी से आप टेंशन मत लो, मेरी क्लास में ऐसे बहादुर योद्धा है, मैं मानव जाति के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए ये काम करूंगा. मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ होनहार विद्यार्थी उन्हें मैं भेजना चाहता हूं और मैं आपको भेज दूंगा. साथ में एलियंस को जरूर बोलूंगा कि देखो बाकी सब तो ठीक है, बट अगर ये वापस आए तो फिर ये जो हमारी संधि, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टूट जाएगा, वापस नहीं आना चाहिए. देखिए ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता, बट एज द नेम अंडरस्टैंड, अगर किसी भी चीज के आगे आप अन लगा देते हो तो उस बात का मतलब उल्टा हो जाता है, इजंट इट? अनकंडीशनल. यस. तो व्हेन यू से अनअकैडमी, यू से, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो अन एन अकेडमी, तो यानी कि पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स मूलभूत शिक्षा पद्धति को जब हम नेगेट कर दें, दैट इज कॉल्ड अनअकैडमी. दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, इजंट इट? अनएथिकल अकेडमी, ओके, बट यू अंडरस्टैंड. तो एकेडमी को जब आप
उसको उसको इंडिपेंडेंस दे दो, उसके उसके रूल्स वायलेट कर दो, देन इट इज कॉल्ड अन अकेडमी। सर ये उमेश ढांडे सर अन अकेडमी पे क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़े रहते, क्या लिखना चाह रहे हैं? अन अकेडमी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आयशा पूछ रही हैं अन अकेडमी पे सर्टिफिकेशंस क्यों नहीं मिलते कोर्स कंप्लीट करने पे? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अन अकेडमी। ये जो आपके कॉलेज के सर्टिफिकेशंस, इनसे क्या भला हुआ है आपका? यानी बच्चों में बड़ा डाउट होता है, इजंट इट? ये सब स्कैम है, सब मिथ है। मतलब बच्चे को क्या लगता है ना, जब वो बीटेक पास आउट करता है, मुझे कुछ पता हो नहीं पता हो, मैं अपनी फाइल में 5-10 सर्टिफिकेट लगा लूं, है ना, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है। और वो सर्टिफिकेट भी चंगू इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट दे दिया, मंगू इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आप ले आए, 4 साल 40 सब्जेक्ट पढ़े, बीटेक की डिग्री लेके आए हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि सर मैंने सी का कोर्स भी किया। अबे तू पागल है क्या? जब बीटेक की डिग्री तेरे पास है तो उसके साथ किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? यू डोंट नीड सर्टिफिकेट्स। है ना? तो इसमें कभी कंफ्यूज भी मत हुआ करें। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने भी बीटेक में सर्टिफिकेट खरीदा है, 500 रुपए, मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे खरीदा था 500 में। बट देन आफ्टर सम ईयर्स आई रियलाइज कि ये 500 मैंने वेस्ट कर दिया, उसको बैंक में एफडी बना के रखता तो अभी 2-3 हजार हो गया होता। क्या कर सकते हैं, कुछ गलती करके ही हम सीखते हैं। लेकिन कम से कम मैं ये नहीं काम करता कि मैं फिर वो सर्टिफिकेट आगे बेचूं लोगों को। ये सर्टिफिकेट एक स्कैम है भाई। अच्छा, सर्टिफिकेट देख के कहीं नौकरी मिलती है क्या, आप बताओ? सर्टिफिकेट से कहीं नौकरी मिलती है क्या? नहीं। फिर क्या पागलपन है ये? नौकरी तो बीटेक से नहीं मिल रही लोगों को, आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो। बीटेक करने से नौकरी मिल रही है क्या? देखो अगेन, nobody is going to give you a job because आपने इंटर्नशिप की है। अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपने उसमें काम क्या किया है। इजंट इट अरान? कॉमन सेंस लगा के सोचो। अल्टीमेटली अगर इंटर्नशिप इतनी वैल्यूबल होगी तो आपने उसमें कुछ काम किया होगा। यस। तो बिना वैल्यू के हिसाब से कैसा? अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, आईएएस ऑफिसर बना वो लड़का, बीटेक कंप्यूटर साइंस से था। वो पूछ रहा है इंटरव्यू लेने वाला कि वो लाइक आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस है? कह रहा प्रोजेक्ट। कह रहा सर मैंने वेब डेवलपमेंट किया था। कह रहा 8वीं क्लास के बच्चे बनाते हैं वेबसाइट, ये तुमने बीटेक का प्रोजेक्ट किया है? ये जवाब था उसका। देखा है आपने? देखा है विभोर? देखो, है ना, देखना आप यूट्यूब पे वीडियो है। कह रहा 8वीं क्लास के बच्चे बनाते हैं। फिर बाद में कह रहा नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर वो बोलता है इंटरव्यू लेने वाला, कॉलेज जाते भी थे कि नहीं, या बस ऐसी गोली दे रहे हो? ये सब स्कैम है भाई। अल्टीमेटली आपका जो प्रोजेक्ट भी अगर आपने खुद से नहीं बनाया, खुद उसको नहीं अच्छे से पढ़ा, तो आप एमआईटी का सर्टिफिकेट लगा लो, कुछ नहीं होना उससे। मैं तो कम से कम नौकरी नहीं देता किसी को सर्टिफिकेट देख के। हाँ, डायनेमिक पेज और वेब पेज, करेक्ट। चलिए खैर, तो ये क्वेश्चन समझ आया क्या? दिस क्वेश्चन इज डन, आंसर इज सी ओनली। ठीक है, देखो इस बात को समझना, ये सब मार्केटिंग होती है, इजंट इट? जैसे आजकल अभी आप टीवी देखना, मैं सुबह देख रहा था, एक कोई बच्चा है जो बोल रहा है कि उसने इतना इतना पेपर पास किया और है ना मैं बहुत ब्रिलियंट हुई ऐसा, और बाइजूस यंग जीनियस समथिंग लाइक दिस।
है ना। अब उस बच्चे का आप जब पूरा कैंपेन देखोगे आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा इस बच्चे को बायजूस ने जीनियस बनाया, जबकि बायजूस का उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब फिर ये मार्केटिंग है। एप्पल जब अपना ऐड करती है तो महात्मा गांधी, मार्टिन किंग लूथर का फोटो लगा रही है। भाई महात्मा गांधी ने बनाया था एप्पल, ये महात्मा गांधी एप्पल लेके घूमते थे। ये ब्रांडिंग है। बस वो समझा रहा है कि एप्पल मींस ब्रिलियंस। नाइकी लगाता है किसका, मुझे बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के नाम याद नहीं है, बास्केटबॉल प्लेयर क्या नाम होते हैं भाई, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन ने नाइकी का जूता पहना था नहीं, बट बस वो रिलेट कर रहा है, दैट इज इट। प्रोजेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन। नवीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता आपको क्या पूछना था, क्या ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन करना चाहिए। द पॉइंट इज, अब मैं आपको बोलूंगा नहीं प्रोजेक्ट पे इतना ध्यान मत दो, मजे की बात है आप गेट प्रिपरेशन पे भी ध्यान नहीं दिए, आप प्रोजेक्ट पे भी ध्यान नहीं दिए, लुटिया डूब गई। लेकिन देखो मैं आपको एक पॉइंट समझिएगा, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना एफर्ट करते हो। बीटेक में, पूरे बीटेक में मैंने एक भी प्रोजेक्ट खुद नहीं किया, प्रोजेक्ट कह रहा हूं माफ कीजिएगा, असाइनमेंट, एक भी असाइनमेंट खुद नहीं किया, सब छापे हैं सब। एक बार एक सन की टीचर था, कह रहा मैं वाइवा लूंगा, मैं पूछूंगा कि आंसर तुमने कैसे लिखा। मैंने जिस बच्चे की कॉपी से चीटिंग किया था वो नहीं बता पाया, मैंने बता दिया। भाई करी तो नहीं रे, पता तो था, इजंट इट। हमें पता है आंसर कैसे है, वो अलग बात है, मन नहीं हो रहा इसलिए चीटिंग कर रहे हैं। तो अगेन अगर आप प्रोजेक्ट बना भी नहीं रहे, कहीं से जुगाड़ भी कर रहे हैं, कम से कम उसे इतना तो पढ़ लीजिए, कोई पूछ ले तो आप जवाब दे दें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ना करने का मतलब बिल्कुल ही कि सर ये तो अरेबिक में लिखा हुआ, ये तो मैं पढ़ना भी नहीं जानता, पता नहीं कौन सी भाषा है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो थोड़ी सी रफू कर लो उसको, बस इतना बोलूंगा आपसे। अगर आप उस पर इतना ध्यान नहीं भी दे रहे, तब भी ऐसा तो नहीं ना कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। चलिए जरा ये बताइए, ये प्रॉपर्टी अभी हमने इक्विवेलेंस पे डिस्कस नहीं की है, इसको ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। Let R and S be two equivalent relation on a non-empty set A. Now, which of the following is true? अब इसमें एक बार आपको रियलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये बात कर रहा है प्रॉपर्टी की यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाली, isn't it? उदित रिफ्रेश करो एक बार अगर स्लाइड चेंज नहीं हुई है तो। टाइम कम तो नहीं है भाई, ऑब्जर्व कर लिया आपने। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। 34%, 32%, 31% और 3%। इसमें मुझे लगता है कि बाकी किसी में होता नहीं होता, बट चलो खैर कोई बात नहीं, लेट मी गो वन बाय वन। अगर दो रिलेशन इक्विवेलेंस हैं तो रिफ्लेक्सिव का तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इजंट इट। रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं रिलेट करने के लिए ना एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। लेट मी टेक 1 2 3।
एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 और अब मैं इस पर दो रिलेशन बनाता हूं, मेरी मजबूरी है, रिफ्लेक्सिव तो मैं रखूंगा ही वरना आप पहली मेरी गलती पकड़ लेंगे। सो 1 1 2 2 3 3 और इधर मान लीजिए मैं रख लेता हूं कोई भी एक नया आइडिया रख लेता हूं, लेट मी राइट 1 2 लाइक दिस। अब आप मुझे बताएं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी क्या ये इक्विवेलेंस है? पूरा रख लेता हूं, 1 2 भी रखता हूं साथ में 2 1 भी रख लेता हूं। 1 1 2 2 3 3 2 3 एंड 3 2। अब बताओ क्या ये दोनों इक्विवेलेंस हैं? सोच लो आप एक मिनट, क्या ये दोनों इक्विवेलेंस हैं? बहुत अच्छे। अब जब इनका आप करोगे यूनियन तो इधर से मिलेगा 1 2, इधर से मिलेगा 2 3 और पेयर बनेगा 1 3 और बूम बम फूट जाएगा, 1 3 आपके पास नहीं होगा। बताओ एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हो क्या? इधर से मिलेगा 1 2, इधर से मिलेगा 2 3, रिलेशन में 1 3 होना चाहिए बट 1 3 नहीं होगा। सो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्या बोलूं, 32 प्लस 34, 68% ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट रॉन्ग, क्योंकि यूनियन नहीं है ये तो तय है। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा आई एम सॉरी, मैंने तो फिर भी सभी गलत कर दिया ना। इधर भी 4 की जगह 6 की जगह 8 लिखा, इधर 6 की जगह 3 ही लिख दिया, हे भगवान। बट खैर दैट बिकम 66। अब मुझे बताएं इंटरसेक्शन यहीं से ऑब्जर्व कर लें, बताओ दोनों में 1 1 2 2 3 3 तो है ही है, एंड दैट इज इट, बस यही आएगा। और क्या इंटरसेक्शन जो है वो इक्वलेंस हो रहा है? हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है, आपको 10 मिनट बैठ के थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इक्वलेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो इंटरसेक्शन की माफी चाहता हूं, इंटरसेक्शन। सो कंक्लूजन ऑफ स्टोरी क्या है? यूनियन का लास्ट स्टेप नहीं समझ आया। मैं बोल रहा हूं जब आप यूनियन करेंगे तो रिजल्ट के अंदर 1 2 होगा, 2 3 होगा, बट 1 3 नहीं होगा। अगर 1 2 और 2 3 के बाद भी 1 3 मिसिंग है तो ऑब्वियसली अब ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि हाउ इट कैन बी ट्रांजिटिव देन विदाउट हैविंग 1 3। तब ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव फेल होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, और इक्विवेलेंस नहीं होगा तो प्रॉपर्टी को हमने कर दिया पंचर। यस ठीक है। ओके नाउ एग्जाम्पल बनाने की, हाँ सत्येंद्र जी वो बात सही है, और उसके लिए थोड़ा सा आपको वही सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा आइडिया नया आपको समझाता हूँ, फिर दोबारा इसके मैथ पे आपको लेके आऊंगा। लुक एट दिस, लुक एट दिस। इसने बोला कंसीडर अ सेट कैपिटल ए 1 2 3 4 5 एंड इक्विवेलेंस रिलेशन आर, और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 4 4 1 2 5 5 2। मुझे बताएं पहले, बड़े कॉन्फिडेंस में इसने लिखा है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है भी कि नहीं? ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, ये बात समझ आ रही है सभी को? अब देखिए हम यहाँ पे करते क्या है, एक एक नया कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या कंसेप्ट बोल रहा हूं? इक्विवेलेंस क्लासेस। आपके पास सेट में जितने एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की एक अपनी अलग इक्विवेलेंस क्लास होती है, which is represented by this rectangular bracket. So one rectangular bracket, it means equivalence class of 1, equivalence class of 2, and so on and so forth, equivalence class of 5. क्या यहां तक की बात सोच पा रहे हैं? हर एलिमेंट का अपना इक्विवेलेंस क्लास है।
ओके, अब करना क्या है, करना क्या है, हर एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में सारे एलिमेंट्स होंगे जिससे उस एलिमेंट ने कभी ना कभी रिलेट किया है। तो मुझे बताएं वन ने किस किस के साथ रिलेट किया। वन ने वन के साथ रिलेट किया है और वन ने फोर के साथ रिलेट किया है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 और 4। फॉलो कर पा रहे हैं? नाउ टू ने किस किस के साथ रिलेट किया है, तो टू ने रिलेट किया है सिर्फ टू के साथ और फाइव के साथ। थ्री ने रिलेट किया है सिर्फ अपने साथ। फोर ने भी रिलेट किया है 1 4 में, किसको पहले किसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइव ने भी रिलेट किया 2 5 के साथ। फॉलो कर पा रहे हैं? इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद, यानी कि आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि किसी भी केस में आप इक्विवेलेंस क्लास पहले तो ढूंढ के बताएं, और जब इक्विवेलेंस क्लास आप ढूंढ लेंगे तो फिर वो बोलेगा, इतना ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपकी बात समझेंगे। दीवार जी वही तो बोल रहा हूं, सेट है ना, किसको पहले किसको बाद में लिखो उससे फर्क पड़ता है क्या, कॉमा है ना बीच में। आप 5 2 लिख लें, 2 5 लिख लें, 1 4 लिख लें, 4 1 लिख लें, एक ही बात है। अभी बोला मैंने, सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर डजंट मैटर। वो आपको मैच होता दिखे इसीलिए मैंने पहले छोटा नंबर पहले लिखा है। ओके, अब समझिए इस बात को। सेट तो था 1 2 3 4 5, बट जब आप इन इन इक्विवेलेंस क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग हो रही है, कुछ गुटबाजी हो रही है। क्या ग्रुपिंग हो रही है बताओ। एक ग्रुप तो 1 और 4 ने अपना बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप क्या कह ले, तो बेचारा निर्दलीय विधायक है, अकेला ही है। और एक हमारे पास है 2 और 3। फॉलो कर पा रहे हैं? So now these groups are called partitions. So I can say based on the understanding of this equivalence relation, the set A can be divided into 3 partitions. Now this is the theory. कि क्वेश्चन में आपसे पूछा था find the partitions of the set A defined by relation R. So भाई साहब 3 पार्टीशन यहाँ पर है, 1 4 है, 3 है और 2 5 है। बताओ अब आपको ये कहानी जुड़ती हुई महसूस हो रही है? यस। लेकिन लेकिन एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा कि ये जो पार्टीशन वाली बात है ये सिर्फ कब आपको करने की कोशिश करनी है, जब आप श्योर हो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सर टीओसी में कहीं यूज होता है, देखिए अगेन यहां पर हम टूल पढ़ रहे हैं, इजंट इट। ये फिलॉसफी बहुत जगह यूज होती है, टीओसी में यूज होता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग हम करते हैं, और पता नहीं और न जाने कितने कितने जगह ये आइडियाज यूज होते हैं, बट यहां पर तो हम बस बेसिक आइडिया की बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पे इक्विवेलेंस क्लास, और इक्विवेलेंस क्लास के बेस पे पार्टीशन। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। जरा ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, बताओ आंसर क्या होगा। ये भी बारिश हो रही है कि छुट्टी हो गई? ओहो, क्या रिजल्ट निकला? A relation R is defined on a set of integers
x is related to y if x plus y is a even number. ये तो हम अभी 2 मिनट पहले स्टडी किया दूसरे क्वेश्चन में. Which of the following statement is true? R is not an equivalence relation. R is an equivalence relation having one equivalence class, two equivalence class, three equivalence class. दो आइडिया को रिलेट इसने करा दिया. सबसे पहले तो कितने लोग गजनी है हमारी क्लास में? गजनी समझते हो? हु इज अ गजनी? वेरी गुड. 7% लोग, 7% आर गजनी. यू नो 10 मिनट्स पहले हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है. A relation R on a set of integer x comma y if and only if x plus y is equals to even. Now how can you say the relation R is not an equivalence relation? कैसे? भाई आप बाकी लोगों को इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए. इस चीज के लिए हिम्मत चाहिए. हाथ कांपता आदमी का यार. इतनी हिम्मत, इतना टैलेंट की 5 मिनट में उस चीज को भूलना, ऑप्शन ए को आंसर करना अनइमेजिनेबल है. आप लोगों ने रोडीज के इंटरव्यू देखे हैं क्या? आजकल तो मैंने पुराने रिकॉर्डिंग कभी आपने देखे हो? जब रघु और राजीव पर्सनल इंटरव्यू लेते थे, उसमें कभी कभी ऐसे ही कुछ लाइसेंस होल्डर आते थे. लाइसेंस वाले लोग कौन होते हैं? जिनके पास लाइसेंस है ये सब करने का, उन्हें आप रोक नहीं सकते. तो वो रघु ही बोलता था, भाई तू जिंदा कैसे है? इस तरह तू मर क्यों नहीं गया अब तक? कैसे जिंदा है? तू सरवाइव कैसे कर रहा है? तुझे तो बेसिक भी नहीं पता. मार्क्स कह रहे हैं आई डोंट इंटरेस्ट. ओके, मैं आपकी बात समझ गया. सर पाकिस्तानी रोडीज देखना है एक बार. देखिए एक बार. मैं सब, आप मुझे क्या मान रहे हो? आप वकार जका की बात कर रहे हो? मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं, लेकिन वो बेवकूफ है, ये अलग बात है. चलिए इधर आइए. तो इसे तो बाहर कर दूं 7% को. तो अब ये बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट मी गो वन बाय वन. तो जाहिर सी बात है यार, रिलेशन सेट के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट है. मैं हर किसी का इक्विवेलेंस क्लास तो कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा, इजंट इट? 2-4 का इक्विवेलेंस क्लास आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं. बाकी आप समझदार को इशारा काफी है, आप लोग समझ जाओगे. और अगर अभी भी आप नहीं समझे तो योगी को बोल के आपका नाम बदलवा दूंगा मैं, फिर आप लड़ते रहना बाद में. ये देखो, 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 किस किस से रिलेट करेगा मुझे बताओ? 0 किस किस से रिलेट करेगा? इवन नंबर से ना. तो 0 0 से रिलेट करेगा, +-2 से करेगा. कोई कह रहा है इन 7% को कैसे समझाओगे? हमें नहीं समझाना, हमें नहीं समझना है. मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली है, क्या है इनके खोपड़ी के अंदर, ये जानना है हमें. लुक एट दिस. तो आप मुझे बताएं 0 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन एलिमेंट होगा? क्या ये समझ पा रहे हैं? बेसिकली नथिंग बट अ सेट ऑफ इवन नंबर्स. और क्या बोल दूं सरल भाषा में? ये बताइए, +1, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन एंड सो फॉर. नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स. ये समझ पा रहे हैं ना क्यों मैं ऑड को ऑड से रिलेट कर रहा हूं? क्योंकि सम इवन होना चाहिए. तो 1 2 से तो रिलेट कर नहीं सकता. 1 या तो +1 से रिलेट करेगा तो -1 से. और शायद यही बात इस पर भी लागू होगी, +-1, +-3, +-5, +-7 लाइक दिस.
अब आगे देखिए, आगे जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, +-2 किससे रिलेट करेगा? क्या फिर दोबारा ये भी इवन नंबर से ही रिलेट करेगा? और फिर दोबारा ये भी इवन नंबर से रिलेट करेगा। कहने का मतलब अब ये है, मैं आगे जितनी बार कैलकुलेट करता जाऊं, डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो ही इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी, एक बनेगी इवन नंबर की, एक बनेगी ऑड नंबर की। यस, सो 61% लोगों ने जो आंसर किया दैट इज सी। बट मैं बोलता हूं ज्यादा मजा तो तब आया होगा अगर आप पहले नहीं समझ पा रहे थे इस क्वेश्चन को, या तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था, या आपने कुछ गलत आंसर भी किया। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती समझ पा रहे हैं आप? डू यू फॉलो इट नाउ? है मजेदार के नहीं? पहले आपको रिलेशन ऑब्जर्व करना था, फिर हर एलिमेंट के हिसाब से केसेस बनाने थे, और फिर ये समझना था कि यार अच्छा ये अलग अलग भले ही लग रहे हो बट अल्टीमेटली तो सेम ही है। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं, हाउ मेनी पार्टीशंस विल बी देयर? हाउ मेनी पार्टीशंस विल बी देयर? वेरी गुड सत्येंद्र, ऑब्वियसली दो ही पार्टीशन होंगे, 2 पार्टीशंस विल बी देयर। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? नहीं, नहीं जाऊंगा। आदर्श, केरला में नहीं को क्या बोलता है, नो को क्या बोलते हैं? नो, नो, नो का मतलब क्या होता है? नो, इल्ला, इल्ला। मजा आता होगा बोलने में ना। बच्चे कह रहे हैं पापा से पैसे दो, पापा कहेंगे इल्ला, इल्ला। ओंडू मीन्स यस। अच्छा चलो, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। तो ओंडू तो कोई वैसे भी नहीं बोलेगा, इल्ला ही बोलना अच्छा लग रहा है। कोई भी कुछ बोले इल्ला। ओके, आल्सो फ्रॉम केरला, ठीक है, आई लर्न इट। तेलुगु के मैंने कुछ वर्ड समझे थे बीच में, खैर मैं मजाक कर रहा था। बताएं भाई क्या कहाँ गड़बड़ है यहाँ पे? क्या कंफ्यूजन हो गया आपको? पार्टीशन हमने बनाए थे। भाई एक बात समझे, इक्विवेलेंस क्लास तो हर एक एलिमेंट की है, यस और नो? every element has a equivalence class, but based on that ये ऑब्जर्व करके आप समझ पा रहे हो दैट हाउ मेनी पार्टीशंस वी हैव, सो वी हैव ओनली 3 पार्टीशंस। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, यस और नो? रिलेट कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा टेक्निकली आपको लेके चलता हूं। लुक एट दिस, इक्विवेलेंस क्लास की क्या डेफिनेशन हो सकती है, जरा यहां देखिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय x विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, जो मैं आपसे बोल रहा था। एंड लुक एट दिस, सेट थ्योरी में कितनी खूबसूरती से लिखा है, कहता है वो सारे एलिमेंट y होंगे x के इक्विवेलेंस क्लास में जो पहला तो a से रिलेट करते हो और दूसरा x, y रिलेशनशिप में हो। डिड यू अंडरस्टैंड इट? पहला तो वो a से रिलेट करे यानी कि सेट के अंदर हो, और दूसरा x अगर उनसे रिलेट करे तो उसके अंदर होगा। अगेन ये एक ऑब्जर्वेशन करा रहा हूं एडिशनल, अगर दो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास सेम है, क्या इसका मतलब ये कि वो एलिमेंट इक्वल है? नहीं, या उल्टा हो सकता है दो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास सेम हो पर वो सेम ना हो। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर 1 की और 4 की इक्विवेलेंस क्लास सेम है बट वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास के बेस पे आपने जनरेट किए पार्टीशंस।
अगर एक सेट के आपने जितने भी पार्टीशन किए उन सबका जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन, यू अंडरस्टैंड, तो क्या हमें दोबारा सेम सेट मिलेगा? यस। अगेन अगर मैं सब पार्टीशन का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या हमेशा 5 मिलेगा? क्या दो पार्टीशंस में कोई चीज कॉमन हो सकती है? भाई अगर पार्टीशन में कॉमन होना होता तो फिर वो दो अलग अलग पार्टीशन में जाते ही क्यों? वेरी गुड। पार्टीशन विल ऑलवेज बी ए डिसजॉइंट सेट, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए तो अलग पार्टीशन में गए हैं। सही बात है। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? सर सर ये वाला क्वेश्चन का इक्विवेलेंस क्लास कितना है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो टेक्निकली हमारे पास कितने इक्विवेलेंस क्लासेस है? 5, बिकॉज हर एलिमेंट का अपना इक्विवेलेंस क्लास है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो अंडरस्टैंड कि उसमें ये तो सेम है, इजंट इट? तो आप बोल सकते हैं टेक्निकली जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंस क्लास हुई वो कितनी हुई? 3 हो गई। इस बात को समझिए। आमतौर पे आपको देखने में लगेगा कि इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशंस लॉजिकली दे आर सेम थिंग्स। यस दे आर अप टू एन एक्सटेंट, बट दोनों को मिक्स मत करो, बिकॉज ये हमारा कंक्लूजन है। लेकिन यहां मैं फिर वही बात बोलता रहूंगा कि हर एलिमेंट की अपनी अलग इक्विवेलेंस क्लास है। अब क्लियर है? मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं एक बार। कैन यू आंसर द रिवर्स आइडिया? कह रहा है एक सेट है जिसके दो पार्टीशन है, पार्टीशन आपको बता रहा है, एक है 1 4, एक है 2 3 5। सवाल है वो कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन था जिसके ये पार्टीशन है? वाह, उल्टा बात पूछ लिया ये तो। वो कौन सा, व्हाट वाज द इक्विवेलेंस रिलेशन जिसके पार्टीशन है? कैसे करें, क्या करें? वेरी गुड। तो व्हाट यू कैन डू, you can take the Cartesian product but not of one partition with the other. भाई 1 और 4 तो आपस में रिलेट थे ही, तभी तो एक सेट में आए। तो टेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 1 4 with 1 4 यूनियन, टेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 3 5 with 2 3 5। अब ऐसा जब आप करेंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, 4 1 मिलेगा, 4 4 मिलेगा। इधर आपको 2 2 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। फॉलो कर पा रहे हैं? यू विल गेट द एंटायर रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से पार्टीशन तक या पार्टीशन से रिलेशन तक, क्या दोनों प्रोसेस कैसे अचीव की जाती हैं? क्या ये आइडिया आपको समझ आ रहा है क्या? फ्रॉम रिलेशन टू पार्टीशन और पार्टीशन टू रिलेशन। ठीक है। तो कल मेजरली हमें डिस्कस करना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और उसको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और मॉर्निंग में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था ट्री का, उसको भी आगे करेंगे। सर ब्लॉक कर दो, ये मुझसे नहीं होगा भाई, ये मुझसे नहीं होगा। पता नहीं क्यों आप ब्लॉक होना चाहते हो। चलिए इस क्लास को ही वाइंड अप करते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ओके।